हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं बीएसटी का चैप्टर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो बच्चे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम कंसेप्ट से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, दैट इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। जब भी हमने कोई डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो वो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैनेजर है, उसने प्रमोशन करनी है किसी एम्प्लॉय की। मे बी वो मैनेजर है, वो सीनियरिटी बेसिस लेकर चल रहा है कि मैं सीनियरिटी देखूंगा कौन बड़ा है, या सीनियर वाइज मैं उसको प्रमोट कर देता हूँ सीनियरिटी वाइज। ठीक है। दूसरा कहेगा कि नो, मैं सीनियरिटी बेसिस पे नहीं प्रमोशन करने वाला, मैं तो देखूंगा भी मेरिट क्या है, कौन ज़्यादा काम करे, कौन ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट है, उसके बेसिस पे मैं प्रमोट करूँगा। तो बेसिकली गाइड कहाँ से हो रहे हैं बिहेवियर और डिसीजंस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक यहाँ पर और चीज़ याद रखने वाली है, दैट इज़ जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रहते हैं, दे आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। वो बहुत रिजिड होते हैं, वो सेम रहते हैं अंडर गिवन कंडीशंस, बट ये क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे डील करते हैं तो ये हमारा फ्लेक्सिबल रहता है, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर आपको पता पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी में भी आ सकता है, तो ध्यान से समझना कि हमारा नेचर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। देखो नेचर बेसिकली क्या है, नेचर का मतलब सिंपल है कि इस पर्सन की क्या क्वालिटीज़ ऐसी बोलते हैं ना, इसका नेचर ऐसा है। उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का भी एक नेचर होता है जिसको हम देखेंगे। ठीक है। और अब ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये ऐसे ही मतलब नहीं आए, हवा में नहीं आए हुए हैं, ये भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, और फिर इवॉल्व हुए हैं लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तभी तो हम कहते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है। तो उसी तरह से हम करने जा रहे हैं पहला प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो बिग है, चाहे वो लार्ज है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, चाहे वो सर्विस सेक्टर को बिलोंग करती है, वहाँ पर तो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते ही होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका एक्सटेंट है कि किस हद तक ये एप्लीकेबल होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया है कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी के लिए क्या होता है, वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर टास्क में, और हर इंडिविजुअल को अपने अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, उसमें स्पेशलाइज्ड उसको वही जॉब दी जाती है जिसमें वो ट्रेंड है। ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑफिस वेयर देयर इज अ डायरी डिस्पैच क्लर्क whose job is to receive and send mail or documents, a data entry operator whose task is to input data। देखो अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाए ना, सबका काम अलग है। क्लरिकल अपना वर्क कर रहा है, जिसने मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिसका काम सिर्फ इनपुट करना है, पीएन है, ऑफिसर है, तो सबका डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज्ड जॉब उनको दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाइड रहता है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रहती है। देयर इज जनरल गाइडलाइंस। अब देखो प्रिंसिपल्स ना बेसिकली जनरल गाइडलाइंस है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला, दे आर नॉट रिजिड। हम डिसीजंस लेते हैं और गाइड हमें कौन कर रहा होता है, हमारे प्रिंसिपल्स। ठीक है। और यहाँ पे मैनेजर्स के पास इनफ डिस्क्रिप्शन होती है कि वो मतलब कैसे डिसीजन लेंगे, उनके ऊपर है। हाँ, गाइड ज़रूर प्रिंसिपल्स करते हैं, बट क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है तो मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है अपने डिसीजन में। ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं सिचुएशन के कि किस तरह से मैंने ये चीज़ करनी है। ठीक है। तो रिजिड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, दे आर द जनरल गाइडलाइंस। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, मैंने तुम्हें अभी ऊपर समझाया था कि ये एक्सपीरियंसेस से, हमारे लगा लो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है, ऐसे ही इवॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है। सो दे आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने कॉमनली एक्सपीरियंस किया है ना कि जो हमारी डिसिप्लिन है दैट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब तुम इसको छोड़ नहीं सकते हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होएगा वो तो ऑर्गेनाइजेशन फेल ही है। तो ये क्या है, एक प्रिंसिपल ही तो है कि हमें डिसिप्लिन रह के ही काम करना है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला है,
वहाँ पे कहते हैं ऑन द अदर हैंड इन ऑर्डर टू रेमेडी द प्रॉब्लम ऑफ फटीग ऑफ वर्कर्स एन एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड टू सी द इफेक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल कंडीशंस टू रिड्यूस। अब देखो काम कोई करेगा, फटीग थकान होगी उसको, तो यहाँ पे फैक्ट्री में वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स इवॉल्व करने के लिए कि किस तरह से उनका काम का स्ट्रेस कम करा जाए ताकि उनको फटीग कम रहे और प्रोडक्टिविटी हमारी यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट तो मुझे दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं, जस्ट ये गाइडलाइंस हैं, फ्लेक्सिबल हैं, हर एक मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि यही प्रिंसिपल लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तुम उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेनली बिहेवियरल। ठीक है, दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो दे आर बिहेवियरल नेचर। क्यों? प्रिंसिपल्स क्या काम कर रहे हैं? ये इन्फ्लुएंस ही तो कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को, तो इसलिए हम कहते हैं कि बिहेवियरल नेचर है। ठीक है, principles ensure a better understanding of relationship between human and material resources. For example, while planning the layout, orderliness would require that workflows are matched by workflow of materials and movement of men. अब देखो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर कि देखो जो हमारा प्रिंसिपल्स है ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं किसकी, एक मतलब हमारे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें किससे मिलती है, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसने क्या एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल वाइल प्लानिंग द लेआउट ऑफ फैक्ट्री। देखो जब भी हम किसी फैक्ट्री की एक लेआउट प्लान करते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर मैं कोई वर्क फ्लो साइन कर रही हूँ ना, तो प्रॉपर उसके साथ मेरा वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल्स भी चले। ये नहीं कि काम मैंने साइन कर दिया, ये स्टेप होएगा, ये स्टेप होएगा, ये स्टेप होएगा, 1 2 3 करके मैं स्टेप दे दिए, और इधर से मैं बोलूँ कि वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल्स का तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है, और वो काम के लिए वेट कर रहे हैं वर्कर्स, इधर से मटेरियल्स का जो हमारा है वो फ्लो ही नहीं आ रहा है, तो जब मटेरियल ही नहीं पहुँच रही तो वो काम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज जिन्होंने काम करना है और वहाँ से मटेरियल रिसोर्सेज, उनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये हमें कहाँ से मिलती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाकर ही कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंटेड टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो यहाँ पर वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं हम चीज़ों के बीच में, ताकि जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन फर्दर अराइज हो तो मुझे पता हो यार उस टाइम पे ये सिचुएशन अराइज हुई थी, मैंने इस तरह से इसको डील किया था, ये कॉज रहा था, ये उसका इफेक्ट रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली हम एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ही बनाने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल्स के थ्रू, जो सिमिलर सिचुएशंस में हमारा एप्लीकेबल रहे। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स दे आर लेस परफेक्ट सिंस दे मेनली अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर। इन रियल लाइफ सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल, सो एक्यूरेट कॉज एंड रिलेशनशिप्स में बी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। बट फिर भी देखो मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो तो चेंज होता रहता है, सिचुएशन ज़रूरी नहीं हमेशा आइडेंटिकल रहे, बट फिर भी टू सम पॉइंट हम कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर्स क्या करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर थोड़ा भी कुछ भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, वो प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। Then is contingent. Is contingent or dependent upon the prevailing situation. The application has to be changed as per requirement. वही सेम चीज़ है। देखो बच्चे contingent का एक लिटरल मैं तुम्हें मतलब समझा देती हूँ। contingent का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, which may or may not happen. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो कहते हैं कंटिंजेंट हैं। ठीक है, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, अब इस सिचुएशन में मेरा कौन सा प्रिंसिपल मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज इज अ फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर, ये तो मल्टीपल फैक्टर्स पे आ जाएगा ना। मैं बोल रही हूँ एम्प्लॉइज़ को मैंने जस्ट और फेयर रेम्यूनरेशन देनी है, बट यहाँ पर जस्ट और फेयर क्या है, किस चीज़ को मैं बोलूँगी जस्ट है ये फेयर है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रह रहा है एम्प्लॉई का, पहले तो मैं वो देखेंगे। देखो अगर ए एम्प्लॉई और बी एम्प्लॉई है, ए एम्प्लॉई ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है, बी एम्प्लॉई कम एक्टिवली काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए की सैलरी ज़्यादा होएगी। ठीक है, और बी को लगेगा कि नहीं यार मेरी तो फेयर एंड जस्ट नहीं है। तो ये परसेप्शन है ना हमारी, ये चेंज होती रहती है। ठीक है,
तो इसलिए हम कहते हैं कंटिंजेंट रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन रहते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है? अब एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी ही 15,000 है, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट कि वो 20,000 पे कर दे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दे आर कंटिंजेंट, इनकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, इसमें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आधे से ज़्यादा केस स्टडीज़ तो प्रिंसिपल्स में से आ जानी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के एंड फ्यूल के। सो आई होप तुम्हें ये टॉपिक क्लियर है। इसके बाद आई थिंक कि मुझे ना डायरेक्ट मैं प्रोग्रेस करूँगी पहले फ्यूल पे एंड देन मैं प्रोग्रेस करूँगी टेलर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ आती हैं प्रिंसिपल। उसके बाद हम एंड में जो हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे लाइक हमारा इंपॉर्टेंस है, ये हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।